हेलो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फोर्स क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को अगर आप धक्का दे रहे हैं या उसको खींच रहे हैं, इसका मतलब आप उस पर बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो किसी वस्तु को धक्का देना या उसको खींचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बल कहते हैं। अब देखिए, बल जो होता है दोस्तों, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बल को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो रुक सकता है। अगर कोई रुका हुआ वस्तु है, उस पर अगर आप बल लगाइएगा तो उसको गतिशील कर सकते हैं, उसको आप मोशन में ला सकते हैं। तो पहला काम हो गया बल का। जो कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो उसको गति दे सकता है, उसको मोशन में ला सकता है। और अगर कोई वस्तु मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो उसको वो रोक भी सकता है। दूसरा पॉइंट है, इट कैन चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। बल जो है, किसी वस्तु अगर गतिशील है तो उसके स्पीड को बदल सकता है और उसके डायरेक्शन को भी बदल सकता है। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, उसका कुछ स्पीड है, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से जा रहा है, तो उसकी स्पीड को बढ़ा भी सकता है और उसकी स्पीड को घटा भी सकता है। और उसके डायरेक्शन को भी फोर्स क्या कर सकता है, मोड़ सकता है। फोर्स अप्लाई कीजिएगा अलग डायरेक्शन में तो उसका डायरेक्शन मुड़ सकता है। जैसे एक्सीडेंट के केस में देख लीजिए, या अनबैलेंस होता है, कोई आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अनबैलेंस हो जाएगा तो आपका डायरेक्शन क्या होगा, मुड़ जाएगा। तो बल जो है किसी मूविंग बॉडी के स्पीड को और डायरेक्शन को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगला पॉइंट है, वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकती है। ठीक है, इट कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी। मतलब कोई वस्तु अगर है तो बल के द्वारा आप उसके आकार को, उसके शेप को आप बदल सकते हैं। ठीक है, कोई बैलून है, उसको आप फोड़िएगा, बल लगाइएगा तो फूट जाएगा, तो उसका शेप बदल जाएगा ना। कोई स्पॉन्ज है, उसको दाबिएगा आप तो उसका शेप बदल जाएगा। तो बल के द्वारा हम लोग शेप को भी बदल सकते हैं। तो बल के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं, बल के द्वारा किसी बॉडी को अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकते हैं, अगर कोई मोशन में है तो उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं। दूसरा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को और उसके डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं। तीसरा, किसी बॉडी के शेप को भी बदल सकते हैं। किसके द्वारा, बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। ठीक है, अब दोस्तों अगला बात करेंगे जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के कितने प्रकार होते हैं? तो फोर्सेस के बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फोर्स का बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, संपर्क बल और असंपर्क बल क्या होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए, कोई फोर्स आप टच करके लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में रह के अगर कोई फोर्स लगा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेज। और बिना कॉन्टैक्ट के ही अगर बल लग रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसको हिंदी में बोलेंगे असंपर्क बल। तो संपर्क बल में आपको संपर्क करके ही बल लगाना है, और असंपर्क बल में बिना किसी वस्तु को छुए हुए आप उस पर बल लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे असंपर्क बल का उदाहरण देख लीजिए, चुंबकीय बल जो है, एक चुंबक दूसरे चुंबक को क्या करता है, खींचेगा या उसको क्या करेगा, भगाएगा, मतलब प्रतिकर्षण करेगा या आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। बीच में कोई भी यहाँ पे कांटेक्ट नहीं होता है। उसी तरह अगर दो चार्ज का बात करेंगे, ठीक है, दो चार्ज का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो दो चार्ज जो होता है एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, दुनिया का हर एक वस्तु एक दूसरे को खींचता है। जिस तरह पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपने तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। तो पृथ्वी और उस वस्तु में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं फोर्स, ये सब क्या हो गया, बिना कांटेक्ट वाला हो गया। बिना कांटेक्ट किए हुए, बिना बॉडी को टच किए हुए ये सब बल लगता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। लेकिन ये सब जो फोर्स आप देख रहे हैं, मस्कुलर फोर्स मतलब पेशीय बल, घर्षण, फ्रिक्शन, इसमें दो बॉडी का कांटेक्ट होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। पेशीय बल और घर्षण को पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सबसे जो दुर्बल बल होता है, सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे जो कमजोर बल होता है वो कौन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन सबसे अगर मजबूत बल का बात करेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का बात करेंगे, तो वह होता है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे नाभिकीय बल। जो सूर्य जो है, जितना भी तारा जो है, ये सब जो चमक रहा है किसके कारण, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण। कोई भी एटम बम बनता है या न्यूक्लियर प्लांट से बहुत सारा विद्युत बनता है, तो ये सब में कौन फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। ठीक है, तो सबसे ये प्रबल होता है, सबसे मजबूत होता है। अब एक एक करके पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्स दो आपको पढ़ना है, एक पेशीय बल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मस्कुलर फोर्सेस,
और दूसरा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। देखिए पेशीय बल क्या होता है, आपके शरीर के किसी भी भाग से, आपके शरीर के किसी भी भाग से अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका मतलब आप कौन सा बल अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा बल लगा रहे हैं, पेशीय बल लगा रहे हैं। जैसे हाथ से कोई काम कर रहे हैं, पैर से काम कर रहे हैं, ठीक है, सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा से काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो आंत चल रहा है, तो ये सब जो बल लग रहा है उसमें जो मोमेंट आ रहा है ये किस बल के कारण आ रहा है, पेशीय बल के कारण आ रहा है। या आँख को आप नचा रहे हैं, ठीक है, आँख को इधर उधर कर रहे हैं, तो कोई भी शरीर का कोई भी भाग अगर आप नचा रहे हैं तो वहाँ पे मसल्स काम करता है, तब भी वो बल लगता है, और इसी बल को हम लोग बोलेंगे पेशीय बल, ठीक है। तो मसल्स के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेशीय बल बोलेंगे, मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। तो शरीर के किसी भाग द्वारा आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशीय बल काम करेगा। श्वसन प्रक्रिया में अगर आप ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे भी मसल्स काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहा है, ठीक है। पाचन प्रक्रिया में भी जो आंत होता है, ठीक है, वो सिकुड़ता है, फैलता है, तब जाके खाना जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, तो वहाँ पे भी कौन सा काम हो रहा है, पेशीय बल लग रहा है, ठीक है, वहाँ पे भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है। अगला है दोस्तों घर्षण बल। घर्षण बल को ऑलरेडी दोस्तों हम डिटेल में आपको बता चुके हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, वहाँ से आप उसको सीटेट का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड जितना भी थ्योरी है सब आपको बता चुके हैं, और कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा, और इतना वीडियो का आप देख लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों घर्षण बल को डिटेल में पढ़ा चुके हैं, नहीं यहाँ पे देख लेते हैं घर्षण बल होता क्या है। तो कोई भी वस्तु अगर गतिशील है या गतिशील होने वाला है तो उसके विरोध में एक बल लगता है जिसको हम लोग बोलेंगे घर्षण बल। यह बल जो होता है दोस्तों हमेशा गति के उल्टा दिशा में लगता है। कोई बॉडी गति इधर से कर रहा है तो यह जो बल है घर्षण बल ये उसको उल्टा लगेगा, लेकिन कोई वस्तु अगर ऐसे रेस्ट में है तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही इसको धक्का देंगे और इसको गति में लाने की कोशिश करेंगे तो ये घर्षण बल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ा है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ऐसा फोर्स जिसमें कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होता है, बिना कॉन्टैक्ट के ही यह एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। जैसे चुंबकीय बल, इस पर भी क्वेश्चन हम बता चुके हैं, और चुंबकीय बल का एक चैप्टर भी था जिसको आपको पढ़ा चुके हैं। चुंबकीय बल क्या होता है दोस्तों, तो एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को या लोहा को जब प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है तो इस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय बल बोलेंगे, ठीक है। तो एक चुंबक जो है लोहा को या दूसरे चुंबक को आकर्षित कर सकता है या उसे प्रतिकर्षित कर सकता है, मतलब उसे अट्रैक्ट कर सकता है या उसे रिपेल कर सकता है। अब ये जो फोर्स है उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, और यह भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है, असंपर्क बल होता है क्योंकि बीच में कोई भी संपर्क नहीं होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, तो दो चार्ज के बीच में जो बल लगता है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो दो चार्ज के बीच में या एक चार्ज हो और दूसरा चार्ज नहीं हो तो भी ये बल काम करता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीटेट इसी में आपको फंसा देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरे आवेशित या अनावेशित, एक कोई चार्ज बॉडी है और दूसरा चार्ज बॉडी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। आप जानते ही होंगे, इसके बारे में भी हम लोग एक चैप्टर है उसमें कंप्लीट करेंगे। अगर सेम चार्ज हो, प्लस प्लस हो तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस हो तो रिपेल करेगा, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब में एक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे बस फोर्स के टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी आवेशित वस्तु जो है, कोई भी अगर चार्ज बॉडी है तो वो दूसरे चार्ज बॉडी को या अनचार्ज बॉडी को, मतलब अनावेशित वस्तु को वो आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है। और इस बल को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे कागज से अगर किसी स्ट्रॉ को रगड़ देते हैं तो स्ट्रॉ में क्या होगा, एक चार्ज आ जाएगा और यह दूसरे स्ट्रॉ को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन दोनों स्ट्रॉ को अगर रगड़ दीजिएगा, दोनों स्ट्रॉ में सेम चार्ज आ जाएगा और दोनों स्ट्रॉ एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगला बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक वस्तु
दोस्तों ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको डिटेल में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया है। उसको अगर आपको देखना है तो ऊपर देखिए आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उससे भी आप वहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कैसे जी का मान घटता है बढ़ता है, वो सब बताए हैं। वहाँ से आप आसानी से अच्छा से डिटेल में आप उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु होता है सब एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे यह प्रत्येक वस्तु पर लगता है, ठीक है। चार्ज हो या चार्ज नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, हर एक वस्तु पे यह लगता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर, पृथ्वी के केस में अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के द्वारा किसी भी वस्तु पर जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, या उसी को बोलेंगे गुरुत्व बल, या इसी को बोलेंगे गुरुत्व। तीनों में से कोई नाम आप बोल सकते हैं। तो केवल पृथ्वी नहीं, कोई भी ग्रह हो या कोई भी वस्तु हो, छोटा वस्तु हो या बड़ा वस्तु हो, सभी एक दूसरे को आकर्षित करता है और इसी बल को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ के केस में ज़्यादा हम लोग का यूज होता है, इसलिए अर्थ के केस में इसको हम लोग बोलेंगे गुरुत्व बल या गुरुत्व बोलेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा केवल पृथ्वी के लिए काम नहीं करता है, सभी वस्तुओं के लिए काम करेगा, सभी ग्रह के लिए काम करेगा, ठीक है। वो कोई भी पिंड हो, छोटा हो या बड़ा हो, सभी के लिए काम करेगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बहुत ही वीकेस्ट होता है, ठीक है। तो सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन हो गया, न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम बता चुके हैं नाभिकीय बल। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी के पास जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके कारण आता है। तो देखिए पृथ्वी का 3 लेयर हम लोग जानते हैं, 3 लेयर होता है। ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाला लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कोर बोलते हैं, ठीक है। क्रस्ट जो होता है वो Cl से बना होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। मेंटल जो होता है सीमा से बनता है, मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और कोर जो होता है वो नीफे से बनता है, निकल और आयरन से बनता है, ठीक है। तो ये वाला जो कोर भाग है ये जो होता है मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है, गलित अवस्था में होता है, पिघला हुआ रहता है, ठीक है। और यही जो होता है मेन कारण होता है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का, किसका, अर्थ का। तो पृथ्वी का जो गलित धात्विक क्रोड है जो केंद्र में है वही चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, उद्गम होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का मतलब होता है दाब, इसको सिंपल में आप कह सकते हैं दबाव, ठीक है। तो दबाव का मतलब होता है दबना, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में, किसी दिए गए क्षेत्र में जो लंबवत बल लगता है, जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है किसी भी एरिया में, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। तो किसी क्षेत्र में लगाया गया जो लंबवत बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब दाब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यह ऐसा यूनिट होता है। और इसी को हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं पास्कल, ठीक है। तो ऐसा यूनिट प्रेशर का क्या होगा, पास्कल होगा, इसका मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसका सीजीएस यूनिट जो है वो होगा बार, और बार का मतलब हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होता है डाइन, ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसा यूनिट जो लेंथ होता है, एरिया होता है, उसका मीटर स्क्वायर होता है, जबकि सीजीएस यूनिट जो होता है एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। मतलब एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर का होगा बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। तो एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, और एरिया अगर घटेगा तो प्रेशर का होगा बढ़ेगा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब इस पे आधारित कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं, प्रेशर पे आधारित। पहला पॉइंट है जो आपको बता चुके हैं, यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो आपको बता दिया अगर फोर्स बराबर है तो एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही होगा, और एरिया जितना अधिक होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। अगला पॉइंट है, कंधे पर लटकाने वाला जो बैग होता है, थैली होता है,
उसका जो पट्टी होता है चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो देखिए स्कूल बैग को आप देखे होंगे, उसका पट्टी जो होता है चौड़ा पट्टी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि एरिया अधिक है। और अगर पतला पट्टी बनाया जाता तो एरिया कम है तो प्रेशर क्या होता, बढ़ जाता। तो इस केस में प्रेशर अधिक लगेगा, जिससे कंधा जो है दुखने लगेगा। इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए स्कूल बैग का जो पट्टी होता है, जो कंधा से चिपकता है, उसको चौड़ा बनाया जाता है, ताकि कम से कम प्रेशर लगे कंधा पर। अगला पॉइंट है गैसीय दाब। देखिए प्रेशर जो होता है, 3 तरह का प्रेशर हम लोग को पढ़ना है। एक होता है गैसियस प्रेशर, एक होता है लिक्विड प्रेशर, और एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गैसियस प्रेशर होता क्या है। तो किसी भी बर्तन में अगर गैस रखा हुआ है तो ये गैस जो है अस्थिर तो रहेगा नहीं, घूमते रहेगा। तो सभी ये दीवार से क्या होगा, टकराएगा, मतलब दीवार पे क्या करेगा, एक बल लगाएगा। तो बल लगाएगा और एरिया में बल लगा रहा है, इसका मतलब ये प्रेशर लगा रहा है, दाब अप्लाई करेगा। तो किसी भी बर्तन में जो गैस है उसके द्वारा दीवारों पर जो दाब लगाया जा रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे गैसीय दाब, ठीक है। तो किसी बर्तन में रखे गैस के द्वारा उसके दीवारों पर लगाया गया दाब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैसीय दाब बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, गर्म करने पर वायु जो है ऊपर की ओर उठती है। देखिए कोई भी गैस को, ठीक है, हवा को अगर गर्म कीजिएगा तो वो ऊपर की ओर क्या होगा, उठेगा, क्योंकि ये हल्का हो जाता है, ठीक है। तो गर्म करने पर हवा जो होता है फैलता है। अगला पॉइंट ध्यान रखेंगे, गर्म वायु जो होता है ठंडी वायु की अपेक्षा हल्की होती है। तो गर्म हवा निश्चित है, गर्म हवा जो होगा वो क्या होगा, गर्म हवा हल्का होगा, जबकि ठंडा हवा जो होता है, कोल्ड एयर जो होगा वो क्या होगा, भारी होगा। अगला है, ठंडा करने पर वायु जो होता है संघनन होती है, जबकि गर्म करने पर यह फैलती है। तो वायु को अगर गर्म कीजिएगा तो ये क्या होगा, फैलेगा, जबकि जब इसको ठंडा कीजिएगा तो ये सिकुड़ेगा, मतलब संघनन होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब हवा को, एयर को जब हम ठंडा करेंगे तो ये कॉन्डेंस होगा, संघनन होगा, करीब आएगा एक दूसरे के, जबकि जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, इसमें फैलाव आएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को गर्म करिएगा तो जनरली क्या होगा, उसका आयतन बढ़ेगा, मतलब उसमें फैलाव होगा, ठीक है। और उसको ठंडा कीजिएगा तो सिकुड़ेगा, एक दूसरे के करीब आएगा, उसका आयतन घटेगा। उसी पर आधारित अगला पॉइंट है, किसी स्थान में वायु गर्म होने के कारण ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति में उस स्थान का वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र से ठंडी वायु प्रभावित होकर उस स्थान को घेर लेती है। मतलब जब हवा को गर्म कीजिएगा या सनलाइट के द्वारा सूर्य के कारण अगर गर्म हो रहा है तो ये ऊपर उठेगा। अब यहाँ पे जो जगह खाली हो रहा है उस जगह को भरने के लिए आसपास से जो ठंडा हवा है इस जगह को क्या करेगा, भरेगा। तो गर्म हवा, गर्म मतलब हवा जो होता है गर्म होकर ऊपर उठता है और उस जगह को भरने के लिए ठंडा हवा अगल बगल से वहाँ पे आके जमा हो जाता है। फिर ये गर्म होगा, ऊपर उठेगा और फिर ठंडा हवा अगल बगल का वहाँ पे आ जाएगा और ये साइकिल चलते रहता है, ठीक है। और यह मौसम को बदलने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगला पॉइंट है, ताप के घटाने पर तथा दाब के बढ़ाने पर किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। इसका मतलब क्या है, देखिए गैस को अगर आप चाहते हैं लिक्विड में बदलना, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे ताप के बढ़ाने पर अणु दूर जाता है और दाब के बढ़ाने पर अणु नजदीक आता है। दाब को बढ़ाएगा मतलब दाबिएगा तो अणु जो है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है किसी सब्सटेंस का वो करीब आएगा, और ताप को बढ़ाएगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो जो अणु है मॉलिक्यूल्स है किसी सब्सटेंस का वो दूर भागेगा, ठीक है। अब गैस से लिक्विड बनाना है मतलब आपको अणु को क्या करना है, नजदीक लाना है, ठीक है, ठीक है, नजदीक लाना है। इसका मतलब आपको टेम्परेचर को क्या कर देना है, लो कर देना है। टेम्परेचर कम कर दीजिए तब ना नजदीक रहेगा, और प्रेशर को हाई कर दीजिए मतलब उसको दाबिए, तो गैस को दाबिएगा तो लिक्विड बन जाएगा, तो प्रेशर को हाई रखना है, ठीक है। उल्टा काम करना है, लिक्विड से गैस बनाना है तो लिक्विड को दूर भेजिएगा तब ना गैस बनेगा, तो टेम्परेचर को हाई कर दीजिए और प्रेशर को क्या कीजिए, लो कर दीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा गैस से लिक्विड में टेम्परेचर हाई, गैस से लिक्विड करना है तो टेम्परेचर लो और प्रेशर हाई, और लिक्विड से गैस बनाना है तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो। अगला पॉइंट है, समुद्र के अंदर जाने पर देखिए दाब जो होता है, याद रखिएगा ऊंचाई पर जाएगा तब भी दाब आपका क्या होगा, कम होगा, लेकिन पानी के अंदर आप जाइएगा तो वहां पे दाब जो होता है पानी के कारण बढ़ जाता है, ठीक है।
इसीलिए समुंदर के अंदर जो भी गोताखोर होते हैं वो जाते हैं, उसके लिए एक विशेष कपड़ा पहनते हैं, विशेष सूट पहनते हैं। उसको अगर नहीं पहनेंगे तो उनका शरीर जो होगा वो फंक्शन नहीं करेगा और वो मर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेशर को झेलने के लिए एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है। दूसरा, अंदर तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन टैंक भी उनको ले जाना पड़ता है और उस ऑक्सीजन टैंक में हीलियम गैस को मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना भी गोताखोर होते हैं पानी में जाते हैं, ठीक है, तो दबाव जो होता है पानी के कारण दबाव बहुत अधिक रहता है, इसलिए वो विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे दबाव बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है गैसों का विसरण। गैसों का विसरण का मतलब क्या है? दो गैस को अगर छोड़ दीजिएगा या दो से अधिक गैस को छोड़ दीजिएगा तो उनका मिलावट जो होता है, मिलन जो होता है बहुत तेजी से होता है। तो विसरण का मतलब हो गया मिलन। तो गैसों का जो मिलन होता है, विसरण होता है, बहुत तेजी से होता है। इसका दो कारण है, याद रखिएगा। एक, गैस के अणु जो होता है उसके बीच का दूरी बहुत अधिक होता है। ठीक है, गैस के अणुओं के बीच में दूरी क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा कारण है गैस के अणुओं का जो एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब इसका जो वेलोसिटी होता है बहुत ही हाई होता है। ठीक है, तो गैस के अणुओं के बीच में दूरी अधिक होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस अधिक होता है। दूसरा, मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, उनका जो वेलोसिटी होता है हाई होता है। इसी के कारण गैस जो होते हैं एक दूसरे में जल्दी मिल जाते हैं, एक दूसरे में जल्दी डिफ्यूज कर जाते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी को फिर बहुत सारे चीज़ों को मिलाकर फिर क्वेश्चन को देखना पड़ता है, सब चीज़ को मिला के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बनाया जाता है। वो भी आपको 6 क्लास को भी कभी कभी कोई टॉपिक या चैप्टर ऐसा रहता है जो 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, तो उसको मिक्स करके बनाना पड़ता है। तो 3-4 बुक का भी ज़रूरत कभी कभी पड़ता है बहुत सारे चैप्टर में। ठीक है, इसीलिए आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है पवन के बारे में। तो देखिए, जो गतिशील वायु होता है, ठीक है, जो गतिशील वायु होता है, गतिशील हवा होता है, उसी को हम लोग पवन बोलते हैं। तो अगर पवन का वेग बढ़ रहा है, हवा का वेग अगर बढ़ रहा है तो वहां पे याद रखिएगा वायु दाब कम हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो वायु दाब जो है, एयर का जो प्रेशर है कम हो जाएगा। कब? जब हवा तेजी से चलेगा तब। हवा अगर तेजी से चलेगा तो वायु दाब वहां पे क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। अब इसके कारण क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। हवा जो बहेगा, पवन जो बहेगा, अधिक वायु दाब से कम वायु दाब वाले क्षेत्र में बहता है। सिंपल चीज है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, पवन के वेग बढ़ने से क्या क्या होगा? वायु दाब कम हो जाएगा और वायु दाब के कमी से क्या क्या होता है उसको देख लीजिए। ठीक है, पहला है बोतल के मुख पर। देखिए, एक बोतल है, ठीक है, और इस बोतल के मुख पर यहाँ पर कोई कागज रखे हैं और आप फूक रहे हैं जो अंदर चल जाते हैं, ये अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे फूकिएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, कम दाब हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर उतना ही है, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? हाई हो गया। और यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। पहले प्रेशर दोनों जगह क्या था? समान था। अब इसको कितना फूकिएगा तो ये आगे नहीं जाएगा, क्योंकि फूकने के कारण वायु तेज हो गया और वहाँ का वायु दाब कम हो गया। इसलिए बोतल के मुख पर अगर कोई टुकड़ा है कागज का तो उसको कितना फूक मारिएगा तो वो अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि अंदर का दाब अधिक है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, गुब्बारे वाला। 2 गुब्बारा है, दोनों थोड़ा सा भारी रखिए, पानी उन्हें भर दीजिए, ये इधर उधर नहीं बहे। अब बीच में अगर आप हवा मारते हैं, फूक मारते हैं, तो ये दोनों गुब्बारा जो है एक दूसरे के नज़दीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वायु दाब ज़्यादा है, इधर भी वायु दाब ज़्यादा है, इधर से दाबेगा तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आएगा। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 2 गुब्बारे के बीच फूक मारने पर वो एक दूसरे के करीब आने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके बीच वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फूक मारने पर क्या होता है? पवन का वेग बढ़ जाता है और वहाँ पे वायु दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है कागज की पट्टी के ऊपर। आपको बता दिए, जैसे बहुत बच्चा का एगो खिलौना रहता है, इसे पिचकारी टाइप का रहता है, उसको फुलाता है तो ऐसे ऐसे रहता है। जब फुलाता है तो ऐसे हो जाता है। तो फूक मार रहा है यहाँ पर, यहाँ का वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया, इसलिए ये ऊपर की तरफ क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो कागज की पट्टी के ऊपर फूक मारने पर यह ऊपर की ओर उड़ जाएगा। ठीक है, अगला है तेज पवन अपने साथ कमजोर छत को उड़ा ले जाती है। देखिए, हवा वो बहता, आंधी उंधी आता है तो देखिएगा अक्सर जो झोपड़ी होता है, जो कमजोर होता है, सही से बांधा नहीं होता, वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? टीना उना उड़ जाता है, क्योंकि देखिए ऊपर जब हवा तेजी से जाएगा,
हवा तेजी से जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वायु दाब कम हो जाएगा और नीचे वायु दाब क्या है, अधिक है। अब नीचे वाला ऊपर दबाव लगाएगा तो ये जो छत उत का जो होता है, झोपड़ी ओपड़ी का होता है, टीना उना रहता है, वो क्या होगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सब का कारण, ये जितना भी यहाँ पे घटना बताएं, सबका कारण क्या है, पवन का जो वेग है बढ़ जा रहा है, और पवन का जो वेग है, हवा का वेग बढ़ने पर वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों हम लोग जानेंगे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। देखिए अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको देख लेते हैं। अब देखिए वायुमंडल जो है उसमें भी तो गैस है, ठीक है, और अर्थ पर, पृथ्वी पर जो भी वायुमंडल है उसमें गैस है। तो वायुमंडल गैस द्वारा पृथ्वी के सतह पर जो दाब लग रहा है उसी दाब को हम लोग बोलेंगे वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग सब जगह बराबर होता है। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है तो याद रखिएगा 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसको माना गया है। ठीक है, तो समान जो वायुमंडलीय दाब है 1 ATM है, और 1 ATM में कितना पास्कल होता है तो 101 325 मतलब 1,1325 पास्कल होता है, याद रखिएगा। इसी को शॉर्ट में आप याद रखिएगा, 1 ATM में 10 का पावर 5 पास्कल होता है लगभग में। ठीक है, और 1 ATM में कितना बार होता है तो 1.01 बार होता है, लगभग 1 बार के बराबर होता है 1 ATM। और मरकरी जो भागेगा बैरोमीटर में कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो 76 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, अगला है चूसक। देखिए अब बहुत सारा देखिएगा, फर्नीचर में देखिएगा, ये बहुत सारा चीज़ों को टांगने के लिए अब कील का यूज नहीं किया जाता है। वहाँ पे एक रबर टाइप का एक होता है चिपकाने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं सकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर, और हिंदी में उसको चूसक बोलते हैं। ये क्या होता है, जब इसको सटाइएगा ना प्लेन चीज़ में सटा दीजिएगा तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर से हवा कम हो जाता है, जैसे चिपकाएगा अंदर का हवा निकल जाएगा, और अंदर का हवा निकल गया मतलब वहाँ पे दाब कम हो गया, और ऊपर से वायुमंडलीय दाब है, इसका मतलब कितना खींचेगा तो निकलेगा नहीं। तो अंदर से पूरा अगर हवा निकल गया, चूसक के अंदर से पूरा हवा अगर निकल गया तो कितना वो ताकत से आप खींचेगा वो आपसे नहीं खींचा पाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको निकालने के लिए पहले थोड़ा सा दाबा जाता है जो उसको अंदर हवा जा सके, या नीचे से अगर खरोच मारिएगा तो उसमें हवा घुस जाएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ऊपर से खींचने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ताकत लगाने के बाद वो जाके निकलता है, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा बहुत हवा रहता है, पूरा भय कम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चूसक पृष्ठ के साथ चिपक जाता है क्योंकि इसके अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है। ठीक है, अगला है ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम हो जाता है। आपको बता चुके हैं ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम हो जाएगा, और इसके वजह से जो द्रव है उसका क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक का बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ऊंचाई पे जाइएगा तो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। इसके कारण बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का कम हो जाएगा, और इसी के कारण खाना पकाने में दिक्कत होता है। इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर, पहाड़ पर जाने पर कुकर में ही खाना आपको पकाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीज़ों में पकाइएगा तो दाब में कमी होने के कारण खाना आपका सही से नहीं पक पाएगा। अगला है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इतना अगर वायुमंडलीय जो दाब है इतना मजबूत है तो फिर हम लोग पिचकते क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखिए वायुमंडलीय दाब हम लोग इसलिए महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि उससे अधिक दाब हमारे शरीर का है। तो हमारे शरीर के अंदर का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसी के कारण हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता है। तो वायुमंडलीय दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, 2 गोला को अर्ध गोला को साट दिया। ठीक है, और 8 गोला एक साइड और 8 गोला एक साइड लगा दिया जो उस गोला को तोड़ सके। अर्ध गोला जो साटा है, लेकिन 8 गोला का हुआ फेल हो गया, और उस अंदर क्या किया, जो गोला लगा है ना उसको अंदर क्या किया, हवा को निकाल दिया, वैक्यूम कर दिया। तो वैक्यूम कर दिया तो अंदर का दाब हो गया कम, न के बराबर, और बाहरी दाब कौन है, वायुमंडलीय दाब है, तो उसको वो घोड़ा जो है अलग नहीं कर सका। एनसीईआरटी में दिया, देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको फिगर से बता देते हैं, इसको देखिए 8 घोड़ा इधर है, 8 घोड़ा इधर है, और ये अर्ध गोला को मिलाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेशर अंदर का कम कर दिया गया है, मतलब हवा को पूरा निकाल लिया गया। तो 8 घोड़ा इधर और 8 घोड़ा इधर, 16 घोड़ा यहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब इसमें बहुत अधिक है, लेकिन अंदर अगर हवा रहता तो इसको आसानी से ये दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इधर ले जाता घोड़ा और ये इधर ले जाता। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है बहुत मजबूत होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है द्रव के द्वारा जो बल लगता है, मतलब जो दाब लगता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको ध्यान रखिए।
किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। मतलब एक आप ले लिए हैं क्या, एक पाइप ले लिए, दूसरा एक पाइप है, ठीक है, मान लीजिए बेलनकार है, होलो बेलनकार है, होलो सिलेंडर है, और इसमें पानी यहाँ तक रखे, इसमें पानी यहाँ तक रखे हैं, और दोनों का जो आकार है साइज है सेम है, ठीक है। अब बोलेगा किसमें अधिक दाब लगेगा, तो इसमें जो होगा पानी अधिक है तो तल पर यहाँ पर बेस में जो दाब लगेगा इसमें अधिक लगेगा क्योंकि इसमें पानी अधिक है। इसमें जो है तल पर कम बल लगेगा, मतलब कम दाब लगेगा क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो पानी का हाइट अगर बढ़ेगा, पानी का अगर हाइट बढ़ेगा तो दबाव भी बेस पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब जो होता है पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, दो लिक्विड है, ठीक है, मान लीजिए इसमें 100 ml पानी है और एगो में 100 ml जो है करू तेल है, मस्टर्ड ऑयल, तो किसका दाब अधिक होगा, तो जो जितना घना होगा उसका दाब उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मस्टर्ड ऑयल का, करू तेल का जो घनत्व है अधिक है, इसीलिए उसका दाब अधिक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखेंगे, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालती है जबकि गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक बोतल है, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, और एक ही जगह पर आप छेद कर दिए, एक इधर, ठीक है, एक ही सेम हाइट पर अगर आप छेद करते हैं तो तीनों जो पानी गिरेगा उसका लेवल जो होगा सेम होगा, तीनों सेम ऊंचाई से पानी गिरेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, समान, तो ऐसे प्रेशर क्या होगा, समान होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, समान होगा। तो समान ऊंचाई पे जो प्रेशर होगा लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर होगा समान ऊंचाई पर वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए एक छेद यहाँ पे किए ए, एक छेद बी किए और एक छेद सी किए, एक छेद थोड़ा नीचे किए, अब बोलेगा किसके द्वारा पानी ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो ए के द्वारा सबसे कम जाएगा, याद रखिएगा, बी के द्वारा थोड़ा ज़्यादा जाएगा और सी के द्वारा और अधिक जाएगा, क्योंकि नीचे जो है दाब जो है पानी के द्वारा अधिक लगेगा। तो किसी लिक्विड के द्वारा जितने गहराई में जाइएगा वहाँ पे दबाव और बढ़ जाएगा, और दबाव बढ़ने से पानी का जो रेंज है वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए एनसीईआरटी इस पे क्वेश्चन पूछा है सीटेट में, एनसीईआरटी से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझ गए। अगर यहाँ पे होगा तो ये नज़दीक गिरेगा और यहाँ पे होगा तो पानी ये दूर गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, और नीचे होगा तो और दूर गिरेगा, तो जितना नीचे होगा उसके पानी गिरने का रेंज और भी अधिक होगा। अगला पॉइंट है लास्ट, याद रखिएगा, अगर कोई गर्म जल से भरा डिब्बा है, ठीक है, अब उसको अगर ठंडा जल उस पर छिड़केगा तो पिचक जाता है। क्यों पिचक जाता है भाई, देखिए, अगर कोई बोतल है उसके अंदर पानी है, उसको आप गर्म कर दिए, अब गर्म कर दिए तो भाप बन गया, कुछ भाप बना होगा, कुछ अभी पानी होगा। अब इसमें जैसे ही आप पानी को, ठंडा पानी को छिड़किएगा तो ये जो भाप बना था, मतलब भाप बन गया, तो बाहरी प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर है, लेकिन जैसे ही भाप बना, अब जैसे ही भी ये भाप जो है फिर पानी बन जाएगा ठंडा होने के कारण, तो अंदर का वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और बाहरी वायु दाब क्या होगा, अधिक हो जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको जात देगा, दाब देगा, और ये क्या होगा, पिचक जाएगा, ठीक है। तो अगर गर्म कोई बर्तन है उसके अंदर का जो हवा है गर्म है, उसको आप ठंडा कीजिएगा तो वो पिचक जाएगा, क्योंकि बाहरी दाब अधिक हो जाएगा और अंदर का दाब कम हो जाएगा, ठीक है।